नमस्कार साथियों, आज हम आपको राजस्थान सेवा नियम अर्थात आरएसआर के अंदर जो आपके चैप्टर 2 में जो परिभाषा दी गई है उसका विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें, हमने पूर्व के अंदर जो हमने वर्षिका एकेडमी की तरफ से आपको परिभाषा किस प्रकार से आप सरल भाषा में याद कर सकते हो उसके बारे में हमने एक कहानी बनाई थी। कहानी के माध्यम से हमने आपको समझाया भी था। अब आज हम आपको ये बताएंगे कि इन परिभाषाओं के अंदर आप अंदर क्या क्या दे रखा है, इसमें डिटेल क्या क्या है, इसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। साथियों, वैसे तो हमने 1 जुलाई को ये पुस्तिका भी निकाली है, अधिकांश साथियों ने इसको लिया भी है और आज इसी पुस्तिका से हम आपको इन अब चैप्टर वाइज विवरण कराएंगे, क्योंकि हमने आपको नियम तो याद करा दिए लेकिन उस नियम में अंदर क्या क्या दे रखा है, क्या क्या डिटेल है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अपन एक वो ले लेते हैं कि आप सबसे पहले आपका सिलेबस है। सिलेबस आप देख रहे हो, आपका अध्याय 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16 और कार्यान्वयन काल नियम 1981 को आपका दिया गया है। साथियों, इसके साथ साथ उसके अंदर एक नोट भी डाला गया है, नवीनतम संशोधन सहित। तो साथियों, जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाए, जब एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाती है उसके भी 15 या 20 दिन तक अगर किसी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट होता है तो साथियों आप नोट करके रखना। वैसे तो हम वर्षिका एकेडमी के नाम से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जिसके माध्यम से सभी विद्यार्थियों को हम सूचित कर रहे हैं। जो भी कोई भी नवीनतम संशोधन होता है, यदि कोई उसमें जुड़ना चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं अध्याय 2 परिभाषा। ठीक है, अध्याय 2 परिभाषा नियम किस में दी गई है साथियों? नियम 7 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जब आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन से भाग में दिया गया अध्याय 2 परिभाषा, तो आपको साथियों देना है भाग 1 में। जब आपसे ये पूछा जाए कि है ना कि इसके अंदर कुल कितनी विभिन्न परिभाषा दी गई है, साथियों आपको होगा 40। जब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कुल कितने नियम विलोपित किए गए हैं, तो साथियों आपको आंसर देना नियम 7-21। साथियों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आरएसआर के अध्याय 2 के अंदर जो परिभाषा दी गई है उसमें कौन सा नियम विलोपित किया गया, आपको बताना 7-21 वाला। ये नियम का मतलब, ठीक है, परिभाषा का, ठीक है, 7-21। अब जब आपसे ये पूछे कि अंतः स्थापित कौन कौन सी परिभाषा है, ठीक है, तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ। 7-4 के अंदर चतुश्रेणी कर्मचारी है, 7-7 ए में रूपांतरित अवकाश है, 7-9 ए में प्रथम 10 व 20 वर्ष के लिए सेवा है, 7-10 ए में राजपत्रित अधिकारी दिया गया है, 7-10 बी में अर्धवेतन अवकाश दिया गया है, 7-30 ए में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी दिया गया है, 7-34 का में स्थायी नियुक्ति दी गई है। ठीक है, सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख परिशिष्ट 9 में किया गया है, राजपत्रित अधिकारी का परिशिष्ट 12 में किया गया है, विभागाध्यक्ष का परिशिष्ट 14 में किया गया, मंत्रालय कर्मचारी का परिशिष्ट 12 में किया गया है। साथियों, ये हमने हमारी पुस्तक में सब कुछ सभी अध्यायों का अलग से विस्तृत विवरण दे रखा है, लेकिन आज हम आपको अध्याय 2 कराएंगे, इसलिए केवल अध्याय 2 का ही विवरण आपको कराया है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे अध्याय 2 के बारे में साथियों। ठीक है साथियों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं एज की। ठीक, आयु की परिभाषा नियम 7-1 में दी गई है। जब किसी राज्य कर्मचारी का विशिष्ट आयु को प्राप्त करने पर जब सेवानिवृत्ति, पदावनति या अवकाश में रहना आवश्यक हो, तो जिस दिन वह कर्मचारी विशिष्ट आयु प्राप्त करता है वह अकार्य दिवस माना जाता है, अर्थात उस दिन नॉन वर्किंग डे माना जाता है। उस दिन उससे कोई काम नहीं कराया जा सकता। एक कर्मचारी का उस दिन से सेवा, पदावनति या यथास्थिति अवकाश पर रहना समाप्त हो जाना चाहिए। वह तिथि जिसके आधार पर एक व्यक्ति राज्य सेवा में प्रवेश करने योग्य अथवा अयोग्य हो जाए, उसका उल्लेख एज आयु में दिया गया। ठीक, जिस दिन कर्मचारी विशिष्ट आयु प्राप्त करता है वह कौन सा दिवस कहलाता है साथियों? अकार्य दिवस माना जाता है। अकार्य दिवस को पदावनति या अवकाश में रहना समाप्त हो जाता है। ठीक, अब साथियों जन्म तिथि ज्ञात न हो, जब कोई ऐसा कर्मचारी हो जिसको अपनी जन्म तिथि ज्ञात न हो, उस पर चर्चा करते हैं साथियों। केवल मान लो किसी व्यक्ति को केवल जन्म का वर्ष ही ज्ञात है तो जन्म की तिथि 1 जुलाई मानी जाएगी। ठीक है साथियों, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव आ सकता है। मान लो किसी कर्मचारी को अपने जन्म का वर्ष ही मालूम है तो उसकी जन्म तिथि क्या होगी, तो आप बताओगे 1 जुलाई।
जब किसी व्यक्ति को जन्म का वर्ष और वह माह ज्ञात हो तो कौन सी तारीख को हुआ, तो वो तारीख मानी जाएगी 16 तारीख। ठीक है, यहाँ क्या सेकंड बात क्या है, उसको जन्म का वर्ष भी पता है, माह पता है, लेकिन दिनांक नहीं पता है, तो आप उसके दिनांक गवर्नमेंट ने क्या निर्धारित कर रखी है, 16 तारीख मानी जाएगी। ठीक है, संभावित आयु होने की स्थिति में नियुक्ति के दिनांक से उसका सेवाकाल संभावित आयु में से घटाकर निकाली जाएगी। साथियों, न्यूनतम आयु 16 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष, जिसे राज्य सरकार के आदेश दिनांक 6 मार्च 2018 के अनुसार 35 से 40 वर्ष कर दी गई है। यह नियम 8 में इसका उल्लेख किया गया है। जब आपसे पूछे कि न्यूनतम आयु कितनी है तो आप बताओगे 16, अधिकतम 40 वर्ष। लेकिन साथ में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यह वित्त विभाग के ठीक ने ये आदेश कब जारी किया, तो आपको दिनांक याद रखना साथियों 6 मार्च 2018 को। ठीक है, सेवानिवृत्त कर्मचारी। अब साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये शायद हो सकता है आपके ये आ जाए आपके। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में सेवा पुस्तिका में जन्म दिनांक में कोई काट या छाट, परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हो तो प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जाता है। साथियों ध्यान रखना, सामान्य नियम ये है कि अगर एक बार जैसे कि जन्म दिनांक सेवा पुस्तिका जब बनती है तो उसमें जन्म दिनांक में किसी प्रकार की काट छाट नहीं की जा सकती वित्त विभाग की अनुमति के बिना। परंतु अभी हाल ही ये परिवर्तन किया गया दिनांक 9 नवंबर 2022 को केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए। ध्यान रखना, केवल सेवानिवृत्त कर्मचारी क्या परिवर्तन किया गया है कि इस प्रकार के जन्म दिनांक में कोई काट छाट हो, परिवर्तन हो तो प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन आ सकता है कि अगर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के दिनांक में कोई संशोधन करना है तो क्या उसमें वित्त विभाग की सहमति चाहिए, तो आपको कहना है वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रशासनिक विभाग कर सकता है। ठीक है, उक्त संशोधन प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र, दस्तावेज तथा शिक्षण बोर्ड द्वारा जारी सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी प्रमाण पत्र या स्कूल द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन ऑफ जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार परिवर्तन संशोधन किया जा सकता है। कर्मचारी की नियुक्ति के पश्चात, साथियों यह महत्वपूर्ण है, मान लो किसी के व्यक्ति की नियुक्ति हो गई, उसके पश्चात जारी जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य कोई दस्तावेज संशोधन के लिए मान्य नहीं होंगे। ठीक है, इसमें भी एक ऑप्शन आ सकता है। मान लो अब आपका ऑप्शन है, इसमें ये घुमाया जा सकता है कि कोई एक सेवानिवृत्त कर्मचारी है, ठीक है, जब वो नियुक्ति हुआ था, ठीक है, उसके पश्चात जन्म प्रमाण पत्र अन्य कोई दस्तावेज में संशोधन करके उसने प्रस्तुत किया है, तो क्या ये इस आधार पे क्या जन्म तिथि का परिवर्तन किया जा सकता है सेवा पुस्तिका में, तो साथियों तो नहीं किया जा सकता। ठीक है साथियों, अब आगे हम चलते हैं। इसके दिनांक याद रखना आप 9 नवंबर 2022 को ये संशोधन किया गया है, इसमें आने की कुल संभावना। साथियों अब बात करते हैं शिक्षार्थी की, अप्रेंटिस। ठीक है, हो सकता है आपको ऑप्शन में शिक्षार्थी शब्द न दे, अप्रेंटिस शब्द दे, इसलिए है ना, नियम 7 के 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। आपको हमने परिभाषा कौन से नियम में दी गई है ये हमने पहले ही आपको हमारे वीडियो से याद करा दिया कहानी के माध्यम से। ठीक है साथियों, जिससे प्रशिक्षणार्थी के रूप में राजकीय, वाणिज्य विभाग या व्यवसाय या उपक्रम में नियुक्त किया जाए। ठीक है, कहाँ नियुक्त किया जाए, किसी वाणिज्य विभाग, व्यवसाय या उपक्रम में नियुक्त किया जाए। ठीक, उससे निश्चित राशि या वर्तिका अतः स्टाइपेंड दी जाती है, एक निश्चित राशि दी जाती है। ठीक है, ये राशि वेतन के रूप में नहीं होती है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति किसी विभाग में, किसी पद या संवर्ग में या उसके विरुद्ध नियुक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, शिक्षार्थी को अवकाश, ठीक है, नियम 123 में दिया गया है। ठीक, चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर अथवा असाधारण अवकाश उन्हीं शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकेगा जो एक अस्थायी सेवा में नियुक्त किए गए राज्य कर्मचारी पर लागू होता है। ठीक है साथियों, तो जब आपसे पूछा जाए शिक्षार्थी की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है, 7(2) में दी गई है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि शिक्षार्थी को अवकाश को लेकर कौन से नियम किया गया, नियम 123 में किया गया। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं संविधान की। संविधान की परिभाषा नियम 7(3) में दी गई है। संविधान से तात्पर्य क्या, भारतीय गणराज्य के संविधान से। ठीक, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है, संवर्ग, कैडर की परिभाषा नियम 7(4) में दी गई है। किसी सेवा अथवा उसके अंग की उस निर्धारित संख्या से है जो स्थायी पदों के आधार पर पृथक इकाई के रूप में रखी जाती है। ठीक है, स्थायी पदों की वह संख्या जिसमें नियुक्ति, वरीयता, पदोन्नति की विशिष्ट सेवा नियम बने हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, संवर्ग कहलाते हैं, जिसमें नियुक्ति, वरीयता, पदोन्नति
विशिष्ट सेवा के नियम बनते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? संवर्गकर्ता कैडर। अब बात करते हैं साथियों, अब हम चतुश्रेणी कर्मचारी, जिसका उल्लेख नियम 7(4)A में किया गया, उस सेवा से है जो प्रभावशाली वेतनमान नियमों की वेतन श्रृंखला 1 या 2 में दी गई है। ठीक है। और अब क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ सकता है कि चतुश्रेणी कर्मचारी का उल्लेख नियम 7(4)A में दिया गया है, ये कब प्रतिस्थापित किया? तो आपको साथियों दिनांक याद रखना, 17 मई 1990 को इसको प्रतिस्थापित किया गया। ठीक। राजस्थान सिविल सेवा रिवाइज पे नियम 2017 के पे लेवल फर्स्ट L1 में पे मैट्रिक्स में दिया गया, इसका उल्लेख किया गया। अब आप उसे शर्ती पूरक भत्ते कंपनसेशन अलाउंस, ये नियम 7(5) में दिया गया है। यह विशेष परिस्थिति में व्यक्तिगत रूप से किए गए व्यय की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है। व्यक्तिगत रूप से जो भी कोई खर्चा किया जाता है, व्यय किया जाता है, उसके लिए यह कंपनसेशन अलाउंस दिया जाएगा। ठीक। मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई भत्ता आदि क्षतिपूर्ति भत्ते में आते हैं। ठीक है। सत्कार भत्ता अथवा भारत के बाहर जलमार्ग द्वारा जाने एवं लौटने का भत्ता सम्मिलित नहीं है। साथियों आपके ऑप्शन में जो आएगा वो इन दोनों में से एक आएगा। क्या क्षतिपूर्ति भत्ते में सत्कार भत्ता शामिल है या भारत के बाहर जलमार्ग पर जाने एवं लौटने का भत्ता सम्मिलित है? तो आपको कहना नहीं। ठीक है साथियों। सक्षम प्राधिकारी, नियम 7(6) में इसकी परिभाषा दी गई है। राजस्थान का राज्यपाल एवं ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें राज्यपाल द्वारा शक्ति दी गई हो, ऐसे प्राधिकारी की सूची परिशिष्ट 9 के भाग 2 में दी गई है, जो कि 11 जनवरी 1956 से प्रतिस्थापित की गई। ठीक है। इसमें दिनांक का आ सकता है साथियों। संचित निधि का उल्लेख नियम 7 में दिया गया। अब ऑप्शन में क्या आ गया है कि संचित निधि का बाहर कौन से अनुच्छेद के तहत उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 266 के तहत। ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुपालन गठित राज्य की संचित निधि से है। संचित निधि का प्रयास, संचित निधि से धन की निकासी विधानसभा की अनुमति से ही होगी। राज्य सरकार की ऋण प्राप्ति, ऋण अदायगी एवं संपूर्ण आय से मिलकर राज्य की संचित कोष बनता है। अब साथियों हम बात करेंगे रूपांतरित अवकाश। रूपांतरित अवकाश या कम्यूटेड अवकाश को नियम 7(7)A में इसका उल्लेख किया गया है। अर्थात इन नियमों के नियम 93 के उपनियम 2 के प्रावधानों के रूप में उल्लेखित अवकाश होते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आ सकता है कि रूपांतरित अवकाश, कम्यूटेटिव अवकाश से आप क्या समझते हैं? आप बताओगे। नियम 93(2) में परिभाषित अवकाश को क्या कहा है? रूपांतरित अवकाश कहा गया है। यह अवकाश अर्धवेतन अवकाश की आधी संख्या तक स्वीकृत किए जा सकते हैं। अर्थात अर्धवेतन जितना मिलेगा कि आधी संख्या तक, उससे भी आधी संख्या तक स्वीकृत किए जाएंगे, जो कि नियम 93(1) में इसका उल्लेख 92 में इसका उल्लेख किया गया है। यह कर्मचारी की स्वयं की बीमारी पर देय होता है। किस पर होता है? स्वयं की बीमारी पर। ऐसे रोगी को चिकित्सीय रोगी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह अवकाश निम्न शर्तों पर देय होगा। उक्त अवकाश स्वीकृत किए जाने पर दुगनी संख्या, ठीक, जिसने दिन का अवकाश लेता उसकी दुगनी संख्या में अर्धवेतन अवकाश घटाए जाएंगे। स्वीकृत अधिकारी संतुष्ट होना चाहिए कि वह सेवा में वापस लौटेगा। ठीक है। अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए 180 दिन तक के अर्धवेतन अवकाश को रूपांतरित अवकाश में बदला जा सकता है। यह नियम 93(2) में दिया गया है। रूपांतरित अवकाश पर एक अधिकारी को अवकाश वेतन उपार्जित अवकाश के अनुसार दिया जाएगा। इसका उल्लेख नियम 97(3) में दिया गया है। एक अधिकारी जो अर्धवेतन अवकाश होता है, अदेय अवकाश, साथियों महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट करना, ध्यान से सुनना इसको। एक अधिकारी जो अर्धवेतन अवकाश अथवा अदेय अवकाश पर हो तो उसे अवकाश के वेतन उपनियम फर्स्ट में वर्णित राशि की आधी राशि के समान मिलेगा, जो कि 59,000 से अधिक अवकाश वेतन प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। ये पहले जो राशि 23,000 थी, अब इसको 59,000 कर दिया गया है। 59,000 से अधिक वाले को अर्धवेतन अवकाश नहीं मिलेगा। ठीक है। नियम 97(2) में इसका उल्लेख किया गया। ये कब जोड़ा गया? 1 अक्टूबर 2017 को निर्धारित की गई है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल ही 59,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति को अर्धवेतन अवकाश नहीं दिया जाएगा। ये कब जोड़ा गया? तो आपको साथियों बताना 1 अक्टूबर 2017 को। ठीक है साथियों। उक्त अधिकतम राशि की सीमा तब लागू नहीं होगी एक अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया हो, अनुमोदित पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अध्ययन अवकाश की शर्तों के अलावा अन्य प्रकार से लिया गया हो। साथियों अब हम चर्चा करेंगे कर्तव्य पर, ड्यूटी पर, जो कि नियम 7(8) में दिया गया है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अथवा शिक्षार्थी के रूप में दी गई सेवा के शीघ्र बाद स्थायी रूप से नियमित सेवा पर नियुक्ति क्या कहलाती है? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, ठीक है, को ड्यूटी माना गया है। जब पदभार ग्रहण की अवधि, अब ठीक है, जब कोई किसी के पदभार जब ग्रहण करता है उसकी अवधि को क्या माना है? कर्तव्य माना गया।
अवकाश से लौटने वाले व्यक्ति जिस पद से अवकाश पर गया था उसी पद पर पुनः कार्यभार संभालता उसे कर्तव्य अवधि माना गया है। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी नियम 7:30 में दिया गया, इसको भी कर्तव्य अवधि में माना गया है। जयपुर व जोधपुर कोषागार हेतु कार्यभार लेन देन में अधिकतम 7 दिन व अन्य जिला कोषागार हेतु 3 दिवस कर्तव्य के रूप में माना जाएगा। राज्य सरकार भारत के निर्देश या प्रशिक्षण को कर्तव्य अवधि माना गया। नियम 7-8 के तहत नियम 7-8 में राज्य सरकार की आज्ञा से भारत में प्रशिक्षण या अनुदेश के पाठ्यक्रम के दौरान निम्नांकित अवधि को कर्तव्य अवधि माना गया है। नागरिक सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण अवधि नियम 7-8 फर्स्ट में दी गई है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय में छात्रवृत्ति या अन्य कोई प्रशिक्षण पाने पर प्रशिक्षण की समाप्ति व सेवा में नियुक्ति होने के बीच की अवधि नियम 7-8 सेकंड में दी गई है। प्रत्येक नियुक्ति के समय निर्धारित स्थान पर उपस्थिति की सूचना देने की तारीख से विशिष्ट पद पर नियोजित होने के मध्य की अवधि नियम 7-8 में दी गई है। अनिवार्य विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा के समय तथा परीक्षा स्थल तक आने व जाने का यथोचित समय क्या माना गया, कर्तव्य अवधि माना गया, जो कि नियम 7-8 में दिया गया है। किसी ऐच्छिक परीक्षा के लिए परीक्षा स्थल तक आने व जाने का समय कर्तव्य अवधि माना गया है। ठीक है साथियों, कोई अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी या ऐसे ही किसी राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था में या अखिल भारतीय स्तर के संस्थाओं द्वारा संचालित सेमिनार में भाग लेते हैं या प्रवचन देते हैं तो उस अवधि को भी कर्तव्य माना गया है। राजस्थान सेवा नियम के बाद द्वितीय के परिशिष्ट 9 में भारत में प्रशिक्षण अर्थात निर्देश के पाठ्यक्रम की अवधि को कर्तव्य अवधि तभी माना जाएगा जब ऐसा प्रशिक्षण राज्य सरकार के लिए आवश्यक हो, ऐसा प्रशिक्षण तकनीकी या व्यावसायिक विषयों से संबंधित ना हो, सामान्यतः अध्ययन अवकाश के नियमों से नियमित हो, प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। आदेशों की प्रतीक्षा अवधि कर्तव्य अवधि मानी जाती है। साथियों, ये आपके ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, क्या एपीओ की अवधि आता है आदेशों की प्रतीक्षा अवधि कर्तव्य अवधि मानी जाएगी? आपको साथियों आंसर देना यस। ठीक है, कर्तव्य अवधि कब नहीं मानी जाती? निवास स्थान से कर्तव्य स्थान पर एवं संध्या समय वापस आने को कर्तव्य अवधि नहीं माना जाता। सरकारी कर्मचारी को डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु उच्चतर अध्ययन के लिए भेजने पर कर्तव्य अवधि नहीं माना जाता। जब ऐसा प्रशिक्षण हो जो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए हो, ठीक, जब ऐसे प्रशिक्षण तकनीकी व्यवसाय विषय से संबंधित हो तो कर्तव्य अवधि नहीं होगी। निवास स्थान से कार्यालय और इसके विपरीत यात्रा की अवधि ड्यूटी का भाग नहीं होती। अब साथियों हम बात करते हैं ड्यूटी कब प्रारंभ होती है? पद का कार्यभार संभालता या कर्तव्य के लिए रिपोर्ट करता उस दिन प्रारंभ होगी। ड्यूटी कब समाप्त होगी? जब ड्यूटी का स्थान छोड़ दे। जैसे जहाँ पे जिस स्थान से ड्यूटी होती है जैसे वो छोड़ता है वह ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। यात्रा के समय ड्यूटी का प्रारंभ जैसे ही अपने निवास से प्रस्थान करे। कब समाप्त होगी? यात्रा से लौटकर निवास स्थान पर जैसे ही आ जाता है। निर्वाचन ड्यूटी प्रारंभ जब निवास स्थान अर्थात कार्यालय से प्रस्थान कर दे। साथियों ध्यान, जब निर्वाचन ड्यूटी में क्या दोनों स्थिति होती है, हो सकता है वो अपने जहाँ रहता है वहाँ से प्रस्थान करे या अपने कार्यालय से प्रस्थान करे, तो दोनों ही परिस्थिति से माना जाएगा। ठीक, कब समाप्त हो जाएगी? जब निवास स्थान अर्थात कार्यालय वापस आ जाता है, दोनों स्थिति में। ठीक है, दौरे पर अनुपस्थिति की अवधि प्रारंभ जब कर्मचारी अपने निवास स्थान छोड़ देता है और समाप्त जब वह ड्यूटी से लौटता है। इसमें आकस्मिक सहित अवकाश सम्मिलित नहीं है। अब साथियों बात करेंगे शुल्क की। नियम 7-9 में शुल्क की परिभाषा दी गई है। राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त आवर्तक तथा रेकरिंग या अनावर्तक नॉन रेकरिंग भुगतान से है जो कर्मचारियों द्वारा किसी अशासकीय संस्था के लिए किए गए अतिरिक्त कार्यों के एवज में प्राप्त होता है। शुल्क में निम्न राशियाँ सम्मिलित नहीं होगी। संपत्ति से प्राप्त आय, मकान किराया आदि लाभांश व जमाओं पर ब्याज से आज जैसे अनुपार्जित आय, अनड़, ये सारी क्या होती है? शुल्क में सम्मिलित नहीं होगी। साहित्य, संस्कृति एवं कलात्मक आदि से प्राप्त आय यदि यह सेवा ज्ञान की सहायता से प्राप्त नहीं हो, ठीक है, ये सब शुल्क में शामिल नहीं होगी। राज्य कर्मचारी को किसी अराजकीय संस्था व्यक्ति के लिए कोई कार्य या सेवा के लिए जो आवर्ती अथा रेकरिंग व अनावर्ती अथा नॉन रेकरिंग भुगतान प्राप्त हो जो राज्य के संचित निधि से नहीं चुकाए जाते हो उन्हें शुल्क कहते हैं। जैसे साहित्य, सांस्कृतिक, कलात्मक आदि से प्राप्त हुआ है यदि यह सेवा ज्ञान की सहायता से प्राप्त हो। ठीक है साथियों, अब हम करेंगे
प्रथम 10 या 20 वर्ष की सेवा, ठीक है, नियम 7 9 में दी गई है। अगले 10 वर्ष की सेवा, सेवा के पूर्ण वर्ष एवं 1 वर्ष की न्यूनतम सेवा का तात्पर्य राजस्थान सरकार या किसी प्रथम संविधाकारी राज्य के अधीन उक्त निर्दिष्ट अवधि में लगातार की गई सेवा से है। साथ ही ड्यूटी पर बिताए गए समय तथा असाधारण अवकाश सहित अवकाश और समय भी सम्मिलित है। सेवा के पूर्ण वर्ष में असाधारण अवकाश सहित अवकाश में बिताया गया समय भी सम्मिलित होगा। ठीक है साथियों, अभी इसमें अपने 9 परिभाषा कर लिए, इसमें लगभग 40 परिभाषा है, लेकिन वीडियो बहुत अधिक या लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों।